जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपके बहुत का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तार साहब इस वक्त दुनिया का जो सबसे बड़ा इवेंट है वो इटली में हो रहा है, G7। और ये तार साहब जरा इस पे कमेंट करें कि G7 ने हर मुल्क को ग्लोबल साउथ से बुलाया है। एक तो उन्होंने पाकिस्तान को तो मुंह ही नहीं ना लगाया, उन्होंने कीनिया को भी बुलाया। शायद हम उन मुल्कों को कुछ समझते ना हो तार साहब, उन्होंने उनको भी बुला लिया एज ए ऑब्जर्वर। शायद हम चाइना ब्लॉक में चले गए हैं इस वजह से तार साहब। और दूसरा बताएं कि नरेंद्र मोदी को बताया ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पे वो इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये यूरोपियंस एंड अमेरिकन अब अफ्रीका में उस तरह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल है उससे फायदा उठाया जाए। और तार साहब आपके जो लीडर हैं जो बाइडेन साहब, वो उधर कभी इधर जा रहे थे कभी उधर जा रहे थे। अमेरिका में क्या ऑब्जर्वेशन है? अभी तो 6 महीने पड़े इलेक्शन में, क्या कोई ऐसा अदारा है जिसमें सियासतदानों को चेक किया जाता है कि ये इलेक्शन लड़ने के काबिल है या नहीं? क्योंकि उनके बारे में बड़ी बातें आ रही हैं, आप बड़े क्रिटिकल रहते हैं उनके बारे में, जरा उसके बारे में भी हमें बताएं। और जरा इसको जरा बताएं कि ये G7 कैसे और मल्टीलैटरलिज्म का एक बड़ा प्लेटफॉर्म इमर्ज हुआ है, कैसे देखते हैं सर इसको? चीमा साहब, G7 पे मैं बात करना चाहूंगा। पहले तो करेक्शन करना चाहूंगा कि पाकिस्तान किस ब्लॉक में है। पाकिस्तान उसी ब्लॉक में जहां था, और उस ब्लॉक का नाम है डॉलर ब्लॉक। जहां से पैसे मिल जाए हम उस ब्लॉक में होते हैं। इसमें हमारा चाइना के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे मुर्शिद पाक ने बिल्कुल सील कर दिया था, सी पैक को बंद कर दिया था, प्लेट में रख के हर चीज अमेरिका को दी थी। तो हमारा ब्लॉक डॉलर ब्लॉक है, हमारा कोई ब्लॉक दूसरा नहीं है। एक तो ये तस्वीर है, और वाकई ये बात ठीक है। इस वक्त हम दोनों साइडों पे जा रहे हैं। चाइना गए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि शायद वहां से कोई अच्छी बिड आ जाए। अब बिडिंग हो रही है आजकल, क्योंकि जब से भारत के अमेरिका के साथ रिलेशनशिप थोड़े खराब हुए हैं, हम बिडिंग करा रहे हैं। चाइना अच्छे पैसे दे देगा तो वहां चले जाएंगे, IMF अच्छे पैसे दे देगा तो उनके साथ चले जाएंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो इस वजह से उन्होंने दर हकीकत डॉलर ब्लॉक के लोगों को शायद फासले पर रखा। यही शायद वजह है कि G7 ने हमें नहीं। अब इसमें इस दफा कई चीजें मुतनाजा हो रही हैं यूरोप के हवाले से। जॉर्जियो मेलानी एक हीरो बन के सामने राइज कर रही हैं वो। हालांकि वो खुद फार राइट, अपने एक छोटी सी पार्टी है इटली की, फार राइट वहां से आई है। लेकिन अमेजिंग चीज मैं यहाँ जो देखने में मिल रही है, मैं अभी तफसील में इसमें आता हूँ कि इस वक्त G7 क्या कर रहा है, वहां पे किन चीजों पे बात हो रही है। इस वक्त वहां देखा जाए तो ना सिर्फ मोदी साहब है वहां पे, इस वक्त युलांस्की जो इस वक्त यूक्रेन के जो है सदर, वो भी वहां मौजूद है। जाहिर है वो पैसे लेने आए हैं और पैसे दे रहे हैं उनको। जॉर्जियो मेलानी ने इसी ओपनिंग स्टेटमेंट इस G7 में ही $50 बिलियन का पैकेज का ऐलान किया है। यहाँ ये जरूर बताऊंगा कि इस वक्त यूरोप के अंदर ज्यादातर सवाए यूके के सारी जो कंट्रीज है वहां पे फार राइट पार्टियां आगे आ रही हैं, जिनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग यूक्रेन से बेजार हैं। यूक्रेन में पैसा जा रहा है और वो करप्शन के साथ वहां से निकल के लंदन और दुबई जा रहा है। सारे लोगों को पता है, कोई नई बात इसमें नहीं है। उसमें इन्फ्लेशन से लोग बेजार हैं यूरोप के अंदर। फिर उसके बाद जो एक फ्लड ऑफ इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन ब्रोकन सिस्टम, उससे लोग बेजार हैं। आपने देखा होगा कि उस पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए ऋषि सुनक ने भी रवांडा का पैकेज दिया उनको कि यहाँ से बाहर रखे जाएंगे। इटली भी इसी तरह के पैकेज बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन वजूहात की वजह से जो लेफ्ट साइड है वहां पे वो कमजोर हो गया है। बल्कि ऑलमोस्ट चेंजेस आ रहे हैं सारे यूरोप के अंदर। इस चेंज के बावजूद $50 बिलियन का पैकेज यूक्रेन को देना कुछ समझ नहीं आ रही। हाँ, उसके लिए अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए ये जरूर कहा गया है कि ये रशिया के पैसे जो हमने फ्रीज किए थे उनमें से दे रहे हैं। बल्कि जॉर्जियो मेलानी ने कहा है उन पैसे जो रशिया के पैसे फ्रीज किए उसके इंटरेस्ट से ये पैसे दिए जा रहे हैं। साथ दूसरी तरफ से जो इस वक्त पुतिन है उन्होंने थ्रेट भी कर दिया। उन्होंने कहा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो गए जो आप कर रहे हैं, ये हमारे पैसे का गलत इस्तेमाल जो कर रहे हैं, इस पे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो गए। अब इस पे कुछ चीजें जो इस वक्त वहां पे हुई हैं उन पे बात करते हैं चीमा साहब। एक तो इसके जो 5 G7 के जो 5 चीजें डिस्कस की जा रही हैं, एक तो ये रशिया के फ्रोजन एसेट्स के बारे में, फूड सेफ्टी के बारे में, गाजा वार, COP 29 नवंबर के अंदर हो रही है एनवायरमेंट के बारे में, उस पे उसका फ्रेमवर्क, और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑल। ये 5 इनके मेन एरियाज ऑफ डिस्कशन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसका हिस्सा है। मोदी साहब को आउटरीच समिट के लिए बुलाया गया है। बाइलैटरल कल तक उनकी 3 मुलाकातें हुई थी। ऋषि सुनक के साथ मुलाकात थी,
मैक्रां के साथ मुलाकात थी और यूलेंस्की से भी मिले थे। मोदी साहब का ये 5वां जो G7 का जो है वो 5वीं दफा वो आके इसमें शामिल हो रहे हैं। कल आज की अभी रिसेंट 1 मिनट पहले कल तक वो ही वाज ऑन अ डिस्टेंस फ्रॉम ट्रूडो के साथ उनकी जो मुलाकात थी वाज नॉट पार्ट ऑफ द शेड्यूल, लेकिन उससे भी अभी मैंने जो चेक किया 5 मिनट पहले तो उनसे भी उनका शेक हैंड हुआ है। जिससे शेक हैंड नहीं हुआ वो हमारे बाबा जी हैं, जो बाइडेन साहब। बहाना ये किया गया है कि वो उनका जो स्केड्यूल उनका जो है वो डिफरेंट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्केड्यूल है। हालांकि बाबा जी को कहीं टीके टूके लगा रहे होंगे साइड पे खड़े होकर, क्योंकि उन्होंने जो ड्रामे कई किए हैं वो मैं बताना चाहूंगा आपको। पहले तो जाते ही उन्होंने जॉर्जियो मेलोनी को सलूट ठोक दिया जाते ही सबसे पहले, हालांकि उसको शेक हैंड करना चाहिए था ये जिस तरह भी। फिर वहां से निकले हैं और फिर जाते ही उन्होंने यूलेंस्की जो यूक्रेन के हैं, फिर दूसरा सलूट उन्होंने उसको ठोका है। फिर तीसरा उन्होंने ड्रामा जो किया है कि मुलाकात के अंदर जब बैठ के बातें होती थी डिप्लोमेसी पे, तो बाबा जी जाहिर ओवरडोज हैं, टीके लगे हैं उनको, वो सो गए हैं। फिर यूक्रेन के जो यूलेंस्की उन्होंने जाके उठाया, चाचा जी हाँ, आपने अभी हमें पैसों का चेक साइन करना है, प्लीज सोए ना आप। तो उन्होंने उठाया बल्कि जाके। फिर अगला जो ड्रामा उन्होंने ये किया कि सारे जो G7 के 5-6 लोग जो ऊपर से छलांगे मार के लोग आ रहे थे झंडों के साथ, वो सारे एक साइड पे खड़े थे। बाबा जी को पता नहीं पेशाब आ गया या क्या, वो साइड पे खेतों की तरफ चलना शुरू हो गए। तो वो एक खातून जो मेरे ख्याल जॉर्जियो मेलोनी थी, उन्होंने कहा चाचा जी आप इधर आ जाएं प्लीज, आप कहाँ जा रहे हैं, आगे कुत्ते बंधे हुए हैं। लेकिन ये कि अमेरिका को पता है इस वक्त कि बाबा जी जो है उनको उठा के ले जाया जाता है, तो पकड़ के ले जाया जाता है वापस। हुकूमत इस वक्त ओबामा साहब चला रहे हैं पिछले 12 साल से। 12 साल से ओबामा इस वक्त अमेरिका में बिल्कुल इस तरह ही है जिस तरह जॉर्ज होता था, जिस तरह किंग होते हैं, वो ही इज रनिंग द गवर्नमेंट। उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को भी बिल्कुल घेरा डाल दिया है, उसके अंदर एक्टिविस्ट सारे डाल दिए हैं। स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, पेंटागन के अंदर, FBI के अंदर, CIA के अंदर सारे जो एक्टिविस्ट थे, सोशलिस्ट माइंडेड जो लोग थे, उनको प्लांट उन्होंने कर दिया है। मैं मुसलसल इस बात को कहता हूं, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत भी जाते हैं अमेरिका को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से ओबामा का जो ड्रीम था कि इस कंट्री को शुरू करना है, कौम को बता दिया गया है कि वर्ल्ड अमेरिका इज रेसिस्ट, इसका झंडा रेसिस्ट है, इसका एंथम रेसिस्ट है, वर्ल्ड व्हाइट हाउस इज रेसिस्ट, व्हाइट अमेरिका इज द रेसिस्ट प्लेस ऑन द प्लेनेट, ये बता दिया गया है उनको और वो इस पे बिलीव करते हैं। तो दूसरा आज जो सबसे बड़ी बात ये थी कि आज जर्मनी के जो चांसलर शुल्ज हैं उनकी बर्थडे थी, उसको सेलिब्रेट वहां किया गया, गाने गाए गए हैं, केक तो उन्होंने नहीं काटा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज डोनाल्ड ट्रंप साहब की बर्थडे है आज। तो काश आज ही प्रेसिडेंट होते तो फिर आज G7 के अंदर कोई और रंगीन किस्म की चीजें होती। लेकिन चीमा साहब आप पाकिस्तान की बात की है, आज जो 2-4 चीजें G7 के हवाले से, G7 के टक्कर की जो बातें हैं वो यही हैं कि एक नए चट्ठा साहब आ गए हैं। जो मैंने आपको कहा था कि आपके कंट्री के अंदर चट्ठा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, जटों की सब कास्ट है वेरी स्ट्रॉन्ग। फरासत चट्ठा साहब हैं, उन्होंने वादा माफ गुआ बन गए हैं अपने जो मुनसलाई के खिलाफ, और उनके खिलाफ जो आज उन्होंने रेड वारंट इशू कर दिया गया है इंटरपोल का, लेकिन उसके पीछे 1 अरब रुपया, फरासत चट्ठा साहब हैं, उन्होंने कहा मैंने 1 अरब रुपया इनके अकाउंट में जमा करा है, 1 अरब रुपया। और जो मनी हैंडलर था उसका नाम और उसका शनाख्ती कार्ड भी दे दिया है। लेकिन मैं ये आपको आज बावर कराऊंगा कि इसका होगा कुछ नहीं। आपको बार बार इशारे आते हैं, ऊपर से इशारे आते हैं, नीचे से इशारे आते हैं, दुख वाली बात है कि इसका होगा कुछ नहीं। 1 अरब रुपया फरासत चट्ठा एक बंदा उनका है, जो मुझे मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वादा माफ गुआ बना, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। कुछ नहीं होगा इसका, क्योंकि आप तबाह होना चाहते हैं, तबाही आपका मुकद्दर बन चुकी है और आप बिल्कुल बचने की कोशिश कर रही है। आपके पास जितने केसेस हों, कल बल्कि एक और सबसे बड़ी बात जो मैं G7 के हवाले से इसके टक्कर की बात बताना चाहूंगा, आपके कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे थे और डान के एक जर्नलिस्ट ने उठ के जो क्वेश्चन किया है, आपके सिस्टम के मुंह पे उन्होंने थप्पड़ों की बारिश की। उन्होंने कहा आपने एक 45,000 बंदा जिसकी तनख्वाह है और उसका सिम कार्ड आपने बंद कर दिया है, और आपके पास दुबई के लिस्टें आ चुकी हैं जर्नलों की और जजों की और सब की, और मोहसिन नकवी साहब का नाम लिया उन्होंने कि इनकी प्रॉपर्टियां हैं, और आपको शट अप कॉल भी दे दी गई है कि आपने इनको नहीं छेड़ा।
नंगा कर दिया सिस्टम उन्होंने कैमरों के ऊपर, वायरल हो चुकी है सारा कुछ चीमा साहब। आपको फिर G7 क्यों बुलाया? डू यू डिजर्व टू कम टू G7 इन सर्कमस्टांसेस में? इन सर्कम और वो आपका जो फेडरल मिनिस्टर आपने बाहर से वो फाइनेंस मिनिस्टर इंपोर्ट किया है, अल्टीमेटली वो तो कैरी ऑन बैग के साथ आया है, उसके पास कहां से जवाब आए? उसके पास कोई जवाब नहीं। आफरीन है उस दान की जर्नलिस्ट की जिसने कल पूरे कौम को सारी दुनिया के सामने कपड़े उतार के उसने साइड में कर दिया। इन सर्कमस्टांसेस की वजह से चीमा साहब आप G7 में नहीं है आज, इस सर्कमस्टांसेस में, और चट्ठों की वजह से नहीं है। चट्ठे वो पहला जो चट्ठा था उसके भी ताने बाने मुंह सलाई से मिलते थे। आज भी फरासत चट्ठा है जो आपका दोबारा वादा माफ को आ गया। तो ये इसका जवाब है। और मुझे पता है जो हमारे ये आज नई चीजें नहीं, 76 साल से ये चट्ठस्तान आपने बना दिया है। आज मुर्शद पाक ने बयान दिया है, एक तो अपने बयान से वो मुकर गए, उन्होंने कहा हमने तो चीमा साहब उन्होंने स्टेटमेंट दी है, खान साहब ने, उन्होंने कहा हमने तो करनी नहीं थी किसी से बातचीत। उन्होंने कहा और दूसरा पठान बाबा साडा है वो अपनी मर्जी कर ले जितना गल करनी। आज जो उन्होंने खास कर बात की है जो चीमा साहब, एक दूसरा तमाचा है आपकी जुडिशरी के मुंह पर। उन्होंने कहा पीटीआई के जजों को कहते हैं को निशाना बनाया जा रहा है। पीटीआई के जज अलग हैं, नून लीग के अलग हैं, पीपल्स पार्टी के जज अलग हैं। ये जुडिशरी के हालात। उन्होंने कहा मैं सलाम पेश करता हूं पीटीआई के जजों। वाह वाह, ये एक्सप्रेस की न्यूज है आज। उन्होंने कहा पीटीआई के जजों को सलाम है। उन्होंने कहा 6 जज उनको सलाम और सरगोदे वाला जज जो है अब्बास उसको सलाम, बाकी सब उन्होंने कहा सब लड़े दे मार। ये आपकी पोजीशन है चीमा साहब। दर हकीकत अपने आप को इस काबिल करें कि G7 आपको इनविटेशन भेजे। यू आर नॉट देयर, यू डोंट वांट टू बी देयर। आप डॉलर ब्लॉक में थे, डॉलर ब्लॉक में रहेंगे, आपका कोई मुस्तकबिल मौजूद नहीं, कोई मौजूद नहीं। आप दुनिया के, मैं हैरान हूं अभी तक आप दुनिया के नक्शे पर कायम किस तरह है। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं 76 साल से कि किसी तरीके से खत्म हो जाए सारा कुछ। 76 साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। दर हकीकत मेरी नजर में तो मैं हैसियत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैं तो बिल्कुल आपसे नहीं किसी से एग्री करता कि यू आर अ स्टेट, यू आर अ कंट्री। मेरे ख्याल में ना बॉर्डर है, ना करेंसी है, ना फेडरेशन है। अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल साइंस डेफिनेशन यू आर नॉट स्टेट एनीमोर। लेकिन आप अभी तक नक्शे पे मौजूद हैं। नक्शे पे सोमालिया भी है, अफगानिस्तान भी है, जिबूती भी है, और भी है सारा कुछ। कीनिया भी चला गया G7 में। तो फिर आपको मैंने जवाब देना था ये चीमा साहब कि आप व्हाई यू आर नॉट एट G7, एंड आई थिंक आई हैव सक्सेसफुली रिप्रेजेंटेड माय केस। तार साहब, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम फारग हो गई है, अमेरिका में हम अच्छा गए हैं मैच खेलने। आज वो सुना अमेरिका और आयरलैंड का नहीं हुआ मैच और हमें तो वापस आ गए हैं। सुना हमारे लड़के ईद पाकिस्तान ही करेंगे। उन्होंने तो दिल से ਅਸੀਂ न्यूयॉर्क की बत्तियां वेखांगे, लेकिन उन्होंने फारग कर दिया जल्दी। तार साहब, चीमा साहब वो बच्चे जाके ईद करेंगे जो पाकिस्तान जाएंगे, जो यहीं रुक जाएंगे वो क्यों जाएंगे? वो तो इधर ही ईद करेंगे। आपकी पहले भी टीमें जो आपकी PIA टीमें जहां भी जाती हैं वापस नहीं जाती। नहीं आती। तो चीमा साहब उसमें देखें, जिस तरह का मुल्क है उस तरह की टीम है। मैं बिल्कुल, मुझे कोई गिला नहीं है इस टीम के ऊपर। जिस तरह का कंट्री है उसी तरह का आपका, उसी तरह की टीम होनी थी ना। टीम बाहर से नहीं आनी थी ना, पाकिस्तान से ही आनी थी ना। तो जिस तरह पाकिस्तान चल रहा है उसी तरह की टीम चल रही है। कल परसों वो आपके कई अभी तक जो मैच फिक्सर हैं उनकी भी बातें हो रही हैं, चीजें ऐसी भी चल रही हैं। कई यहाँ तक बातें हो रही हैं कि वो कैप्टन था आपकी टीम का जो मैच फिक्सिंग करता रहा। चले, मैंने तो चीमा साहब मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दिया था जब ये मैच बेचते थे। मैं रात को, क्योंकि उसकी वजह ये कि मैं अमेरिका में एक तो पैसे दे के देखना पड़ता था मैच, और रातों को जाग के देखना पड़ता है मैच। और उस मैच को देखने का क्या फायदा जब मैच ही बिक चुके हो? तो उनका क्या है, ये बुकी करने तो क्या मैच, उस स्पोर्ट को देखने का क्या फायदा जहां पे सारी नूरा कुश्ती हो रही है। 300 पाउंड के खिलाड़ी अगर आप भेज देते हैं, कुश्ती के खिलाड़ी डाल देते हैं क्रिकेट की टीम में, तो मेरे जैसा बंदा क्यों देखेगा मैच? इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्यों देखेगा उसको? मैंने इसी वजह से छोड़ दिया था। हालांकि आई लव्ड क्रिकेट व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान, लेकिन उस दिन के बाद से दिल खट्टा हो गया। मैंने कहा क्या देखना है इसका। तो उसमें चीमा साहब आपकी क्रिकेट टीम बारिश की वजह से चली गई, अफसोस वाली बात है। बारिश हुई है उस वजह से मैच जो है उनका कैंसिल हो गया। लेकिन आपकी वैसे जाती तौर पे मैं बताऊं, अगर पाकिस्तान खैर कुछ भी नहीं मैनेज किया जा रहा है, अगर कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो तो वो पाकिस्तान से टीमें बाहर भेजना बंद कर। ये नेशनल एम्बैरेसमेंट है। आपकी टीमें जो हैं ये कौम को मजीद मायूस करती हैं। पहले ही बहुत मायूस है वो जो कौम तो है नहीं,
वो जो आपका जो इस ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड पाकिस्तानी पहले ही बहुत मायूस हैं, उनको मजीद बार बार उनको उन्हें जुतियां पानी च पे के मारन लगे, वो बस करो छड़ दो यार, इन्हों बाहर भेजना, टिकटां ते भेजना, सिफारिशी ते रिश्तेदार। वो एक खिलाड़ी का सुना कुछ 6 बंदे साथ उसके आए, उसकी फैमिली के, एक खिलाड़ी के, उसके बहन, उसकी भाभियां, उसका बाप, उसकी मां, पता नहीं वो लुट पई यार, और इत्थे आके हारन लगे हो तुसी। फिजिकली फिट, साइकोलॉजिकली अनफिट, रोन लग पैंदे ने टीम 300 पाउंड वेट, इन्हों कोई ना टीम है ना कोई खिलाड़ी है ना। लेकिन चीमा साहब अगर कोई, मेरी ख्वाहिश यही होगी कि मौसम नकवी साहब इनकी मेजर सर्जरी करके उधर ही रख लें, इनको बाहर भेजना छोड़ दें, क्योंकि ये पाकिस्तान को भी एम्बैरस करते हैं, लोगों को भी मायूस करते हैं, बददुआएं निकलती हैं, रात को 3 बजे तक बंदा बैठ। अब मुझे छोटा सा क्वेश्चन है टीम चीमा साहब, उस दिन मैं मैच देखने गया, ऑस्ट्रेलिया से एक बंदा मैच देखने गया, ऑस्ट्रेलिया से, अब उसकी क्या फीलिंग्स होंगी जब 120 भी नहीं बना सकी आपकी टीम, क्या उसकी फीलिंग्स? तो क्या फायदा उसका, एक बददुआएं उस बंदे ने दी होगी, दिल आजारी हुई होगी, जाके 50 लोगों को मजीद बताएगा यार मैं गया सा बड़ी ज्यादती की थी, अपने आप नाल भी धोखा देता है अपने आप भी। तो इस अजियत से बचाएं अपने आप को भी, और आपको सर्जरियां करने की क्या जरूरत है, एक ही सर्जरी करें, इनको कहें यार घर जाओ, वो बंद करो क्रिकेट बोर्ड अपना, उसी भी इंजॉय करो अपना, दुबई शुबई ले थोड़े बड़े सोहने उत्थे इंजॉय करो जाके, बच्चे बहुत। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने फैसला किया है कि जो स्विट्जरलैंड यूक्रेन के ऊपर एक समिट करा रहा है, पाकिस्तान उस समिट में नहीं जाएगा। पाकिस्तान कहता है कि हम न्यूट्रल हैं। तार साहब, इसका मतलब ये है कि हमने तो वेस्ट को ये कहना, आपको मैं बताता चलूं कि स्विट्जरलैंड जो है वो यूक्रेन के ऊपर एक समिट होस्ट कर रहा है अभी 15 और 16 जून को। अब तार साहब, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान कहता है जी हम तो न्यूट्रल हैं, हम उस समिट में नहीं जाएंगे। पाकिस्तान ने आज अनाउंसमेंट कर दी है। मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी तो जा रहे हैं, मोदी साहब के रशिया से अच्छे ताल्लुकात हैं, ना हमारे अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे हैं, ना रशिया से अच्छे हैं, हमारे हम किस चीज के न्यूट्रल हैं साहब? हम तो फिर प्रो चाइना हो गए ना, चाइना ब्लॉक में चले गए हैं। नहीं चीमा साहब, ने आपने असला दिया यूक्रेन को, गोले भेजे, पैसे दे के, अमेरिका ने आपको पैसे दिए तो आपने असला भेजा, आप न्यूट्रल तो नहीं है। हाँ, कोई पैसों वाली बात हो तो शायद हम चले जाए, वो वहां पे स्विट्जरलैंड को घड़ियां छड़ियां चॉकलेट का कोई लालच दें तो हम शायद चले जाए। हम वहां ऐसी जगह नहीं जाते जहां से पैसे या कुछ चीजें ना मिले, ये सिर्फ बात है। मैं पहले भी आपको कहा था, हम डॉलर बेस इकोनॉमी है ना, डॉलर बेस, हम तो डॉलर दिखाएं, आप हमें अभी कोई स्विट्जरलैंड से कुछ चीज दिखाएं तो आप हम बगैर बुलाए चले जाएंगे क्या? आप बुलाने की तो जरूरत ही नहीं है हमें। हाँ, लेकिन आपने यूक्रेन के अंदर अपना हिस्सा बहुत डाला है, आपने वहां गोले दिए उनको, क्योंकि उनका सिस्टम रशियन थी चीजें उनके पास, और आपके पास रशियन पुराने गोले पड़े हुए थे, आपने अमेरिका के कहने पे पैसे दिए, IMF के कहने। आप किस तरह न्यूट्रल है? हाँ, अगर कोई वहां से कुछ पैसे मिलते हो तो हम बगैर बुलाए भी आने के लिए तैयार है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन चीमा साहब, आपको यू हैव बिकम इररेलेवेंट, यू हैव बिकम अ लायबिलिटी टू द वर्ल्ड, यू हैव बिकम लायबिलिटी। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कह चुके हैं कि दुनिया के जो लीडर है मेरा फोन नहीं उठाते। क्यों उठाएंगे फोन आप? बिकॉज यू आर लायबिलिटी। अब जब भी कहते हो ना, आपका स्लोगन क्या है? आपका स्लोगन ये है कि आप हमारे घर आओगे तो क्या लेकर आओगे, हम तुम्हारे घर जाएंगे तो क्या दोगे। तो फिर आपको कौन बुलाएगा भाई? कौन बुलाएगा? अफसोस के साथ है ये, आपको तो मेरे ख्याल बुलाना भी नहीं चाहिए किसी को, ये ज्यादती करने वाली बात है, क्योंकि आप कपड़े उतार के ले आएंगे जहां भी जाएंगे आप, किसी के तो फायदा नहीं। लेकिन चीमा साहब देखें, जिस बंदे के बारे में शवाहिद मौजूद हो कि 1 अरब रुपया किसी ने दिया है, सुना वो तो जहाज भर के गए थे, मोहम्मद सलाही साहब के बारे में मुझे कंफर्म तो नहीं है, एलिगेशंस हैं उनके ऊपर कि वो जहाजों के जहाज भर के यहां से गए थे। लेकिन एक बंदे का 1 अरब रुपए की करप्शन की बात हो और उसका कुछ भी ना हो, कौम की सेहत पे असर ही कोई ना हो, वो जाने का उसको जाना चाहिए कहीं? अदालतें आपकी, हर पार्टी की अपने अपने जज हों, हर पार्टी के अपने अपने जज हों, सूबे एक दूसरे के खिलाफ बगावत का ऐलान कर चुके हों, पड़ोसी किसी के साथ रिलेशनशिप ठीक ना हो, लुट मार हो, जो चलाने वाले हों वो सारे कैरी ऑन बैग के साथ अब तैयार होकर बैठे हो रिटर्न टिकटें लेकर, वहां किसी को बुलाना चाहिए? व्हाई शुड दे, व्हाई वुड दे? लेकिन चले चीमा साहब, आपने कहते अपनी किस्मत की लकीरें आपने खुद ही बना ली हैं, जिस तरह 76 साल से हो रहा था उसी तरह चल रहा है। लेकिन हालात अब इस मेरे ख्याल है बहुत पस्ती के, IMF आखिरी सांसों तक वो कहते हैं ना, वो आपको इतने पैसे दे देते हैं कि आप ना जिंदा रहें ना मरें। आप देख लें, आपका बजट जो देख लें आप,
मैं बजट के हवाले से एक बात करना चाहूंगा, बल्कि पता चला, मैं उस पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहूंगा। चीमा साहब, सुना है जो टैक्स नॉन पेयर हैं उनके थाईलैंड जाने पे पाबंदी लगा दी गई, थाईलैंड नहीं जा सके। डॉक्टर साहब, आजकल पाकिस्तान में बड़ी मीम्स बन रही हैं कि नॉन फाइलर को चपेट 10-10 चपेटे सुबह मारे, 10 चपेटे शाम को मारे। जो ये मर्जी करें। मरहूम एक कतबे के ऊपर लिखा हुआ था मरहूम नॉन फाइलर था। मतलब अब तो फाइलर नॉन फाइलर की यहाँ पे वो मीम्स बन रही है, मैं आपको क्या बताऊं खुदाई। चीमा साहब नहीं, मैं एहतजाज रिकॉर्ड करूंगा कि जो मर्जी कर लें, थाईलैंड ना जाने से बंद करें। थाईलैंड हमारे पाकिस्तानी बहुत जाते हैं शौक से, बड़ी घूमने फिरने की जगह है। मेरा एहतजाज रिकॉर्ड प्लीज कर लें ऑनलाइन कि थाईलैंड की इजाजत दे दें। सऊदी अरब जाए उम्रे बंद कर दें, थाईलैंड ना बंद करें। शिवा साहब, मैं हंस हंस के ना दौरा हो गया है कि थाईलैंड चले शिवा साहब। अजीब बात है तार साहब, भैया बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर हुकूमत का कि ये जो एक तरफ हम वो सुनने में आ रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब के बारे में जो बातें की जा रही हैं वो यही है कि आईएमएफ का झंडा जो है वो लगाया हुआ उन्होंने, और लोगों के ऊपर बड़े हाईफाई किस्म की वो किया हुआ है, टैक्सेशन जो है वो लगा दी है। देखते हैं उसमें क्या बनता है तार साहब। लेकिन अहम जो सवाल इस वक्त बनता है तार साहब, वो इंडिया सीम्स बैक इन द गेम जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, उसकी वजह यह है कि जैक सुलिवन इंडिया जा रहे हैं, और जैक सुलिवन के साथ जो एक बड़ा अहम बंदा है डेमोक्रेट्स का, उसका नाम है कुर्ट कैम्बल, इज ए डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उसने हिलरी क्लिंटन के साथ भी 2008 से 12 काम किया था, और उसने एक बुक लिखी थी द पिवट, जो बेसिकली अमेरिका की जो एशिया पैसिफिक जो डॉक्ट्रिन है उसको करती है। ये सुन तार साहब, ये जो जैक सुलिवन आ रहे हैं ये तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और बाइडेन के बहुत करीब हैं। तार साहब, क्या है ऐसा आप समझते हैं कि जो वो इंडिया को देना चाहते हैं? कोई कह रहा है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है, कोई ये कह रहा है कि इंडिया से फेवर्स लेना चाहते हैं, कोई ये कह रहा है कि जो इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको लेके चलना चाहते हैं। अभी तो नरेंद्र मोदी जो हैं वो उन्होंने हल्फ उठाया है तो अमेरिकन भाग पड़े हैं। इसको कैसे देखते हैं, खासतौर पे ये जो थर्ड टर्म के हवाले से? जी, मतलब थर्ड टर्म के हवाले से खासकर, बल्कि एक मैं बात इसमें G7 समिट का एक और मेजर जो कंपोनेंट था वो सी पैक के मुकाबले में जो इनका अपना पहले अमेरिकन और दूसरे एलाइज का जो एक उसका काउंटर इन्होंने किया था, उसको वाकई आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि उसको भी अगली फेज पे लेके जाना चाहते हैं। दे वांट टू काउंटर द सी पैक। तो एक तो उस एजेंडे में करें तो भारत सबसे पहले आ जाता है। दूसरा, अमेरिका कभी भी भारत को उस लेवल तक नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि इनके पास भारत के अलावा ताइवान और चाइना का हाल ही कोई मौजूद नहीं। they cannot abandon India regardless। भारत जितना भी इनका बाजू मरोड़ ले, भारत को ये नहीं छोड़ सकते। थोड़ी बहुत नाराजगी की इन्होंने पिछले दिनों में, वो भी बल्कि एक तो टोरंटो इसकी ट्रूडो की वजह से, और दूसरा खासकर मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर इनको ये चुभती है भारत की जो इतनी सडन तरक्की कर रहा है तेजी के साथ। यहाँ पे ग्रुप ऐसे मौजूद हैं कंट्रीज के अंदर जिनको ये, और यहाँ पे ये खुद अमेरिका के अंदर भी होपलेस फील कर रहे हैं ऑलरेडी। इस वक्त 50 से ज्यादा बड़ी कॉर्पोरेशंस के सीईओ जो हैं भारतीय। सो दिस इज दे अल्टीमेटली, चीमा साहब आप खुद सोचें क्या सोचते होंगे। तो वो उसके फिर कभी इनका दिल करता है कि हम गुस्सा करें वो, लेकिन इनके पास ताइवान और चाइना को काउंटर करने के लिए दे डोंट हैव एनी चॉइस। कोई चॉइस नहीं। अफसोस के साथ ही मैं कहूंगा, इनके पास कोई चॉइस होता तो ये कभी इतना ना करते, जैक सुलिवन आज भारत ना जाता, या फिर ये इतना बर्दाश्त ना करते। लेकिन इनके पास कोई चॉइस नहीं, और इन्होंने भारत के साथ करना ही करना, चाहे जितना मर्जी भारत जो मर्जी। देखें, सबसे बड़ी बात है किस तरह बर्दाश्त किया है इन्होंने जो भारत ने रशिया से खुल के तेल लिया, जो जिस तरीके से यहाँ जयशंकर साहब ने फौरन दौरा किया जब इन्होंने यहाँ पे खालिस्तानियों का काम किया था, वो मास्को गए थे, लेकिन चुप कर जाते हैं। उसकी वजह यह है कि इनके पास चॉइस नहीं, दे डोंट हैव एनी चॉइस। तो वो भारत के साथ रिलेशनशिप बेहतर होंगे, बल्कि आगे रिपब्लिकन आएंगे तो हालात मजीद बेहतर हो जाएंगे। अब भारत इस वक्त जो है, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि ग्लोबल साउथ का एक प्रूवन बात है कि लीडर है, बल्कि मैं तो समझ रहा हूँ कि जिस तरीके से उनकी ग्रोथ हो रही है और चाइना की इकॉनमी स्लगिश है, भारत का जो एक कंसिस्टेंट उनकी इकॉनमी जो है उसका ग्राफ अगर देखा जाए
तो भारत has risen from the global south to the टॉप। मेरे ख्याल में जिस तरह सिक्योरिटी काउंसिल में उनकी सीट की परमानेंट बात की जाती है, दे हैव बिकम एन इंटरनेशनल प्लेयर, इसमें कोई शक ही नहीं है। चीमा साहब, मैं कल बल्कि आप बात कर रहा था यूक्रेन के हवाले से, जब मैंने थोड़ी रिसर्च की कल अगले दिन, 1 लाख भारतीय जा रहा है ताइवान में जॉब करने। 120 ताइवानीज कंपनियां दे आर वर्किंग इन इंडिया राइट। और सेमी कंडक्टर जितना ताइवान उस मोनोपोली थी ऑलमोस्ट उनकी, वो सारा बिजनेस सारे का सारा इंडिया आ रहा है। और आपका क्या ख्याल है, यूरोप या वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ये चीजें चुभती? और ये उनकी देखें, 2 चीजें होती चीमा साहब। तरक्की के लिए बहुत जरूरी एलिमेंट जो है, बहुत जरूरी एलिमेंट है वो आपके कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और हालात पीसफुल। जहां झगड़े होंगे, दहशतगर्दी होगी, वहां से पैसा भाग जाएगा, कारोबार भाग जाएगा। ये फंडामेंटल। मैंने अगले दिन आपके साथ जब बैठ के बात की थी, नायब बखले जो अल सल्वाडोर के हैं, उनसे इंटरव्यू जब किया था टक्कर कार्लसन ने, तो उन्होंने कहा था मेरी पहली टर्म में मैं सिर्फ पीस रिस्टोर कर रहा था, लॉ एंड ऑर्डर। दूसरी टर्म पे इकोनॉमी में बात करूं। आपको भी पता है, सब पता है, आपके जितने आपके सेक्रेटरीज हैं, जितने आपकी स्टैब्लिशमेंट हैं, जितने जर्नैल हैं, सबके पास मास्टर डिग्रियां वेस्टर्न कंट्रीज की हैं, सब पता है। लेकिन आप तरक्की करना नहीं चाहते। देखिए, अब जब आप बहसीते खुद आप एज ए पाकिस्तानी तरक्की की ख्वाहिश ना रखते हो, तो आपको लोग पकड़ के तरक्की कराएंगे? आप किस तरह कराएंगे? आप इस वक्त सर्वे करें, आपके बच्चे जो हैं, खैर इंग्लिश तो जानते नहीं है, कभी गूगल का विश के इस्तेमाल करें तो देखें इंडिया के कितने प्राइम मिनिस्टर और सदर और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जर्नैल जो है ओवरसीज शिफ्ट होके। आपका रवाज है, कोई भी बंदा रिटायर होकर पाकिस्तान में नहीं जाता। तरक्की किस तरह करेंगे आप? पाकिस्तान में बच्चा पैदा होता है, पहले दिन ही वो लंदन के ख्वाब देखता है, टोरंटो के, अमेरिका के ख्वाब देखता है। पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी है ही कोई नहीं। मैंने आपको बताया था, जो टांगों से माजूर है और अकल से माजूर है, अंधे हैं अकल के, वो सिर्फ बैठे हैं, बाकी सारे तो भाग जाते हैं वहां से। बाकी nobody is there anymore in पाकिस्तान। आपकी रूलिंग एलीट नहीं वहां रहना पसंद करती। आपकी रूलिंग एलीट सारी जो आपको गवर्न कर रही है इस वक्त, सारे के सारे दे आर बेस्ड इन लंदन और टोरंटो। हाँ, एक बात मुझे बल्कि अगले दिन बड़ी याद आई। चीमा साहब, किसी ने कहा है कि अगर कोई डॉक्टर बनना चाहे वो डॉक्टर बन सकता है, कोई वकील बनना चाहे वकील बन सकता है। हाँ, अगर कोई बेवकूफ बनना चाहता है तो वो बेवकूफ बन जाता है। आपके 25 करोड़ लोगों की यही ख्वाहिश है। मुर्शिद है, जिहाद है, काले बकरे हैं, मिर्चे हैं, शुफ है, बनो फिर। मुबारक हो आपको, आप बन चुके हैं। बेवकूफ बनना चाहते हैं, आप बन चुके हैं। दिस इज व्हाट इट इज। जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो तो भाग जाते हैं वहां से, इंजीनियर बनते हैं वो भाग जाते हैं वहां से। डॉक्टर साहब, मैं तो जब देखता हूँ कि इंडिया और बाकी ममालिक कितना सीरियस बिजनेस कर रहे हैं, दुनिया में डिस्कशंस हो रही हैं, मुस्तकबिल की बात हो रही है। अभी नरेंद्र मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, मेडिटेरेनियन सी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एनर्जी की बात कर रहे हैं। मतलब डॉक्टर साहब, ये हमारा जो डिस्कोर्स है, ये तो तबाही की तरफ है। अगर हम यहाँ अफगानिस्तान की बात करते हैं, या हम बात करते हैं हमारे मुल्क में दहशतगर्द आ गए हैं, ये आपको लग रहा है कि जिस तरह इमरान खान कह रहे हैं कि मैं 3 पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करना चाह रहा, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर अगले 5 साल में आपको एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी नजर आ रही है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी लीड्स टू इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी व्हिच विल हॉल्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर। तो ये तो कोई अच्छी पिक्चर नहीं बन रही कि हमारे नेबर में तरक्कियां हो रही हों और हम एक दूसरे हथी पे हैं। चीमा साहब, मेरा क्वेश्चन ये होगा, आसिम मुनीर साहब ने खुद एक दफा स्टेटमेंट दी थी कि हम अपनी स्मगलिंग बंद कर दें। स्मगलिंग बंद हुई है वो, एक स्टेटमेंट के हद तक। आसिम मुनीर साहब ने खुद कहा था एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आएगा, खुद उन्होंने उस पर अमल करना शुरू, उन्होंने बड़ी तकरीरें की, उन्होंने कुरान के हवाले उस पर पेशरफ नजर आ रही है। चीमा साहब, बस यही प्रॉब्लम है। और मैंने जिस तरह बताया कि करप्शन के रेट बढ़ रहे हैं, बल्कि जो कल मैं आपका देख रहा था बजट नया पेश किया है आपने, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? आपने सिर्फ तनख्वाहदार तबके को छेड़ा है, सिर्फ वो क्या करेंगे? तनख्वाहदार तबका क्या करेगा? रिश्वत के रेट डबल कर देगा। जाहिर है शाम को खाना तो उन्होंने खाना है। अब वो रिश्वत के रेट डबल करेगा तो उसका दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा? क्राइम में इजाफा हो जाएगा। तो जब आप इस तरह फिर आप मजाक कर रहे हो, पढ़े लिखे बाहर के हो आप सारे, जो इसका कंक्लूजन यही निकलता है चीमा साहब, डीएनए का प्रॉब्लम है और आपका पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियत का प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, वैसे एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ। कह रहे हैं कि जितने टैक्स लगा दिए हैं हुकूमत ने,
ये ना हो कि एक अपराइजिंग शुरू हो जाए, कोई इनकलाब आ जाए, लोग बड़े परेशान हैं, महंगाई बढ़ जाएगी। और जो लोग डॉक्टर साहब इस वक्त मसला ये है कि जो सैलरीड क्लास है डॉक्टर साहब वो ज्यादा टैक्स देती है एज कम्पेयर टू बिजनेसमैन। बिजनेसमैन तो टैक्स चोर हैं, वो तो गवर्नमेंट को कहते हैं हम डॉलर लेके आते हैं बाहर से, हमें टैक्स नहीं लगाना। इंटरनली भी चोरी करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सैलरीड क्लास ज्यादा अगर वो टैक्स ना दे तो हम तो फारिग हैं। आपको लग रहा है कि ये अवाम उठेगी या इन्हें कोई गलबात नहीं? नहीं, देखो ये तो अवाम क्या नहीं चीमा साहब, इस अवाम ने आज तक ये जो अवाम जिसको आप कह रहे हैं अवाम, ये आज की नहीं है चीमा साहब, ये तो माजी में देखा जाए तो फॉरेन इन्वेडर के सामने खड़े हुए हैं कभी आज तक, बताए ना अवाम क्या करेगी? फार्म 45 47 का शोर करके 4 दिन फिर सराहना लेके सौ जाएंगे। चीमा साहब जब मैंने बड़ा जोर तक मैं जरब तकसीम दिया कि क्या होगा, किस तरह होगा, ये इन्होंने माजी में क्या किया है, फ्यूचर में क्या करेंगे। तो माजी देखता हूं तो शर्मिंदगी होती है उसमें। मैं कौन सा फ्रेंच हूं, मैं भी वहीं से आया हूं चीमा साहब। मेरे एंड सिस्टर्स ने कौन से, मेरा मकसद है वहां पे तमगे लेने आजादी वास्ते, वो भी थे फॉरेन इन्वेडर के सामने बह जाने। लेकिन चीमा साहब नहीं, मुश्किल ये है कि दर हकीकत आपका रेवोल्यूशन का तरीका सिर्फ एक ही हो सकता है। आपका कोई ऐसा एक लीडर आता तालीम की तरफ लेके जाता, तालीम की तरफ लेके जाता बजाय जिहाद के। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपको जिहाद से पैसे मिलते रहे ज़ियाउल हक के पीरियड से आपने, और आपने उसको कारोबार बना दिया। मजहब को कारोबार, जिहाद को कारोबार, दहशत गर्दी को कारोबार। काश कोई ऐसा लीडर होता आपको मैथ की तरफ लेके जाता, इंग्लिश की तरफ लेके जाता। लेकिन अब मियाँ चन्नू की मिसाल है ना, वह ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं अमेज़न पे बच्चे, लेकिन एक छोटा सा टाउन। मियाँ चन्नू एक्सपैंड भी हो सकता है अगर वो करना चाहे तो, लेकिन नहीं कर रहे उस पर। मुर्शद पाक मुसलसल जेल के अंदर से भी कह रहे जिहाद 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 अल जिहाद। अल्लाह पता है कि इस कौम ये जिहाद कर नहीं सकती, ना माजी में किया इन्होंने। लेकिन पता नहीं फिर इसका हल तो सिर्फ तालीम ही है और कोई हल नहीं। इसका सिर्फ और सिर्फ हल है मैथ की तरफ तो। लेकिन पता नहीं क्या बात है, वो कौन करेगा, कौन कराएगा, बहुत मुश्किल। कोई लीडरशिप, किसी भी लीडर, मैं समझता हूँ जज भी लीडर होते हैं, जर्नैल भी लीडर होते हैं, दुकानदार भी लीडर होते हैं, सारे लीडर होते हैं, लेकिन आपके अंदर लीडरशिप मौजूद है। जातियात तक फंस गया, मी माई सेल्फ एंड माइन, इससे ऊपर आप आगे इस पॉलिसी से ज्यादा ग्रो ही नहीं कर पा रहे, अफसोस के साथ। सही कह रहे हैं दैट्स मी माई सेल्फ, फैमिलीज हैं लूट रही आज हैं। आज आपके जो नए जज बने सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने स्पीच फरमाई है, तार साहब उन्होंने बड़ी बात की है, वो कह रहे हैं हम एस्टेब्लिशमेंट को पीछे कर देंगे। वो तो बड़ी रेवोल्यूशन आ रहा है तार साहब, लगता है जुडिशरी कोई नहीं रेवोल्यूशन आएगा, बिल्कुल रेवोल्यूशन नहीं आएगा। पूछे, मैं बता देता हूँ। में। जिन जजों ने भुट्टो को फांसी दे के बाद में कन्फेशन किया कि ये जुडिशियल मर्डर था, उनको सजा दी गई। एस्टेब्लिशमेंट जबरदस्ती थोड़ी आती है, आप एस्टेब्लिशमेंट को खुद ये जज घसीट के अपने अंदर फंसाते हैं, अंदर लेकर आते हैं। ये पिछले 4-5 जज देख लें सुप्रीम कोर्ट के, बंदयाल साहब देख लें, बंदयाल साहब की सास की बातें देख लें। और इनको प्रमोट और इनको भर्ती कौन कराता है? एस्टेब्लिशमेंट ही तो कराती है इनको। ये सारे खुद एस्टेब्लिशमेंट के मुलाजिम है सारे। हाँ, पॉलिटिकल करेक्टनेस के लिए अच्छी बात उन्होंने की है, खबर तो बन गई ना, खबर बन गई, लोग खुश हो गए, लोगों को होप एक आ गई, मदद आओ देखें। शौकत सदीकी का क्या है, किधर गए सारे ये जज ही उसका केस नहीं सुनते थे, अपने जज का केस अपने जज नहीं सुनते थे। यस, हाँ, एक बंदा क्या दिया उसका, अच्छा एंजॉय करने के लिए अच्छी बात की, लेकिन होगा कुछ भी जीरो। एस्टैब्लिशमेंट भी जी ना फौजियां की गल करते हैं, वो भी पाकिस्तानी ने, साडे भैन भरा ने, ये भी वो कोई फ्रेंच नहीं, फ्रेंच नहीं उन्होंने बड़ा पता है की करना है ये सारे से। माफियाज ने, दुकानदार। मैं शब्बर जैदी साहब की बातें सुन सुन के हैरान होता रहता हूँ। कई दफा वो कहते मैं टैक्स लगाने लगा था, मुझे बुला के धमकियां दी, तमाशे करते थे मेरे साथ। मतलब क्या हम माफियाज हैं। इट्स नॉट अ कंट्री एनीमोर, माफियाज। बिजनेसमैन का अलग माफिया है, दूसरे माफियाज आर वर्किंग। जिसका माफिया नहीं है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया उन्होंने। तनख्वाहदारों का कोई माफिया नहीं है, लगा दिया। हाँ लेंगे, लेकिन वो भी सर्वाइव करेंगे रिश्वत के रेट बढ़ा के, वो भी सर्वाइव करेंगे। इस तरह नहीं है कि उन्होंने को मर जाना है, फांसियां ले लेनी, उन्होंने भी सर्वाइव करना है, बच्चों को पालना है, रिश्वत के रेट बढ़ा देंगे और उससे क्या होगा, मजीद और इकानमी यहीं से चलेगी ना। जब देखें एक्सपोर्ट पे तवज्जो कोई नहीं है, एग्रीकल्चर पे तवज्जो कोई नहीं है, पॉलिसी कोई नहीं है, सिर्फ तवज्जो किस पे है, IMF अच्छे पैसे देता है या चाइना पे अच्छे पैसे देता है, इस पे तवज्जो आप देख लें। फंडामेंटल ग्रास रूट लोकेशंस किसी ने आज तक उसको टच ही नहीं किया, चाहे मुर्शद जेल च भावे मुर्शद बाहर है, दोवें दे ला देंगे।
दोनों के हालात। हाँ, सही कह रहे हो। अल्लाह ही हाफिज है तार साहब पाकिस्तान का। 10 रुपए पेट्रोल की कीमत कम कर दी हुकूमत ने, ये पता नहीं किंज करते हैं। अरे 300 से 258 पे ले आए हैं, बड़ी बात है। ये अब पता नहीं को कीमतें ऊपर नीचे नहीं, कम हुई एक तो हैं। इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में चीमा साहब बैरल की प्राइस भी नीचे आ चुकी है। मेरे ख्याल चलो मेहरबानी है इनकी, 79 के मेहरबानी। आसपास है बैरल इस वक्त, इस वजह से वो मेरे ख्याल है उसमें कमी आई है। देखें फिर आने वाले दिन किस तरह करते हैं चीमा साहब। डॉक्टर साहब हज पे बात करनी है किसी दिन, आपके साथ हज हो रहा है कि ये जो हाजी हज करके आते हैं और फिर इनके अंदर तब्दीली क्यों नहीं आती, इस पे चीमा साहब बात होनी हाजी के हवाले से एक खबर कल जो मैंने पढ़ी है जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, कि लोग इलीगल तरीके से जाके हज कर रहे हैं और उनको सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट पकड़ पकड़ के डिपोर्ट कर रही ओह, ये है। कैसा अफ्रीकन हज हुआ था, चोरी जाके हज करना? चोरी हज कर, मैं मेरी समझ से बात, हुकूमत के पैसे से उमरा करना, वो हाँ ऐसी जी। हुकूमत से जो कर्जों में डूबी हो, और ओह, चोरी का हज करना बॉर्डर क्रॉस करके, ये हज है। अस्तगफुरुल्लाह। मैं कल ये खबर थी ऑन द सऊदी अरेबिया चैनल। डॉक्टर साहब ये इस पे हज पे बात करेंगे कि ये स्टिल सारी आलम इस्लाम जो है वो हज करती है, लेकिन मॉरल डीजनरेशन उधर की उधर खड़ी हुई है। तो इस पे जो है ना वो बात चीमा साहब वहां पे मैं जाके जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं बड़ी दफा गया हूं कि वहां पे ना आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं ना बद दुआएं कबूल हो रही हैं, क्योंकि आपकी नीयत ठीक नहीं है। ठीक, नहीं। बिल्कुल It's सही। a huge subject, Chima Sahib. It's very dear to my बहुत heart. बड़ा subject। The philosophy of the religion versus the ritual of the religion. This is huge. This is very close. हाँ, It's very बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंशाल्लाह बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच शाहिद डॉक्टर साहब, ऑलवेज प्लीज।